कि अगर ये लड़का लाहौर में हो तो ये कुछ कर सकता है। ऐसा हुआ है, आओ मैं दिखाता हूँ कि तुम्हारा खून कैसे हुआ। तो मेरा ताल्लुक जो कि मुल्तान से है। कौन है 3 डब्बा बेच के पतीसा लेने वाला? मैंने बच्चे भी ट्यूशन पढ़ाए, मैंने दुकानों पे नौकरी भी की, लेकिन क्या हुआ, बदकिस्मती से मैंने शादी कर ली। पूंज पांज के अंदरों बाहरों भांडे भी खड़का बैठे हैं। मेरी कामयाबी के पीछे बहुत सी औरतों का हाथ है। यकीन करें, वो मैं इतना तपा, मैंने वो खबरें पाड़ दी और कैमरा मैंने उठा के दीवार के साथ मारा। वो दिन आज का दिन मैंने फिर कैमरे को हाथने लगा। हम यहाँ कैसे पहुंचे? अरे हमारे लिए तो ये जरूरी था कि हम मैदान जंग में काम आते। ये तुमने बहुत गलत किया। एक और मजे निकाल तो अंदर सा मैं उन्होंने वाशरूम दे विच डक्का लाया। यकीन करें, भाग के आगे मुझे कहा, आप ही मुझे हक किया। जब मैंने कहा कैसी हो, वो ये तो बंदा है तुर्की। मैंने कौम से वादा किया था कि मैं पूरी कौम को रुलाऊंगा। जब भी शेख ने घर से खाया, हराम ही खाया है। हमल ही राजी तो कमाल कट बिजली तो बाल, यानी थोड़ा इस्तेमाल ना तो कार हड़ताल में जगह दे लाल आप देंदा है दाल लाल। जो टिकटाकर है ना, उससे अगर आप कैमरे के सामने खड़े करेंगे ना, किसी 5 डायलॉग दे देंगे, आप ये बोल के दिखाएं, वीरा। अब सुन, कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। वो मुझे फोन करके पूछे, यार किस हाल में हो? बस ये करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट पकीज़ा ज़हीर। आज मैं मौजूद हूं जिस पर्सनैलिटी के साथ उन्होंने स्टेज, फिल्म, टीवी इन सब में काम किया। इसके साथ वो बहुत सारे गेटअप्स भी करते हैं, दुनिया की मशहूर हस्तियों के गेटअप्स करते हैं। आपने अभी तक उनको जो है वो रियल गेटअप में नहीं देखा है, तो आज मैं आपको उनको उनकी रियल पर्सनैलिटी से मिलाती हूँ। आए चलते हैं तारिक शेख साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। की हाल है तुहाडा? मैं ठीक, तुसी सुनाओ अपना। मैं भी ठीक हाँ। मैनू दसो कि तुसी अपने कैरियर का आगाज़ किवें कीता, किवें तुहाडे ज़हन च आया कि तुसी बहुत ही चंगी जिहड़ी है ना मिमिक्री करके विखा सकते हो? नहीं, मिमिक्री का तो मुझे कभी ख्याल नहीं आया था। मैं जब स्कूल पढ़ता था तो स्कूल में जब मैं देखता था ड्रामे, तो वहाँ पे स्टेज प्ले होते थे छोटे छोटे, तो मुझे भी ख्याल आया कि मैं भी करूँ। तो मैंने कहा करना क्या चाहिए, कैसे मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने वो जो दुआ पढ़ते थे सुबह, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मैंने उस पर जाना शुरू हो गया। तो उससे ये हुआ कि मेरे जो झिझक थी, जो डर खौफ था अभी लड़कों के सामने कैसे परफॉर्म करना है, तो वो दूर हो गया। तो यहाँ से मेरा आगाज़ था। मतलब आपने स्टार्ट जो है वो बहुत सारी ऑडियंस को फेस करने का अपने लब पे आती से कर दिया गया, चलो यहाँ से मैं साथ में कौमी तराना भी पढ़ते थे। फिर उसके बाद स्कूल में जो स्कूल के सतह पर ड्रामे होते थे, स्टेज ड्रामे, उनमें छोटे छोटे करैक्टर किए। उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले जो बड़ा करैक्टर किया था वो था सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का। तो ये एक बहुत बड़ा नाम है हमारी तारीख में। तो उसका जो मेन टाइटल था वो मैंने किया। उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो थे ना, वो वज़ीर आला थे। तो हमारे स्कूल की 7 साल तकरीबात थी, तो वहाँ पे आए हुए थे, तो उनके सामने मैंने परफॉर्म किया। जब मैंने वहाँ परफॉर्म किया तो जो मेरे दोस्त थे वहाँ पे, या जो मेरे जानने वाले या मैंने MPs आए हुए थे, उन्होंने कहा यार ये लड़का जो है ना, ये काम यानी कि लगता है कि ये एक्टर बन सकता है। तो किसी ने वहाँ पे स्टेज पे आके तारीफ़ भी कर दी कि अगर ये लड़का लाहौर में हो तो ये कुछ कर सकता है। बस फिर वो जो एक ज़हन में था सवार हो गया कि मैंने कुछ करना है, मैंने लाहौर जाना है। तो मेरा ताल्लुक जो कि मुल्तान से है, मुल्तान के साथ शहर करोड़पा का, मैं वहाँ का रहने वाला था। तो इसी शौक़ को लेके जब मेरी तालीम कंप्लीट हुई, मैंने 14 साल डॉक्टरी भी की, DHMS किया हुआ था मैंने। फिर ये शौक़ परवान चढ़ता रहा, तो उसके साथ साथ फिर मैं लाहौर आ गया। चलें, यहाँ पे आपको एक और मज़ेदार फैक्ट मैंने बताया है, इनकी ज़ुबानी हमने सुन लिया कि डॉक्टर भी रह चुके हैं। किस चीज़ के डॉक्टर थे? DHM डॉक्टर ऑफ होम्योपैथिक मेरा अपना था। 14 साल मैंने प्रैक्टिस भी की। उसके बाद लाहौर में आके मैंने डॉक्टर मसूद हसन थे यहाँ पे आर्थोपेडिक सर्जन, उनके साथ भी मैंने 7 साल फिजियोथेरापी के शोबे में काम किया, साथ साथ मैं एक्टिंग भी करता रहा। आप तो बड़े मल्टी टैलेंटेड हैं। मैंने फोटोग्राफी भी की। मैंने बच्चे भी, मेरी जो ज़िंदगी है ना बहुत जबर वाली है। मैंने बच्चे भी ट्यूशन पढ़ाए, मैंने दुकानों पे नौकरी भी की, मैंने मतलब कि डॉक्टरी भी की। मैंने वो जो अपनी कमाई करके मैं पढ़ा लिखा। हालांकि मेरे अब्बू का बड़ा अच्छा कारोबार था, हम 6 भाई 4 बहनें 10 बहन भाई थे, सब कुछ था। लेकिन मेरे अंदर ना एक अना थी कि मैंने अब्बू से पैसे नहीं मांगने। जब हमें 5 पैसे मिलते थे तो 5 पैसे भी मैं नहीं लेता था।
तो वो मैंने उसी तालीम के दौरान ही नौकरी शुरू की। स्कूल से आता, कहीं नौकरी करता, वहाँ से जो मुझे अर्न होता था मैं उससे अपना खर्चा चलाता। तो इस तरीके से मैंने बड़ी मेहनत की तो फिर मैं इधर तक पहुँचा। मतलब स्टार्टिंग से ही आपका माइंड था कि मैंने इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारनी है, ऐसे ही। किसी पर डिपेंड नहीं करना। यही था। तो ये आपने ये जो है वो गेटअप्स लेने वाला सिलसिला कब शुरू किया? आप इस फील्ड में कैसे आए? आपने इस सफ़र का आगाज़ कैसे किया? जब मैं डॉक्टरी करता था ना तो उस वक्त अताउल्लाह ईसा खेलवी का अरूज था। और तब मैंने आपको बताया कि जब मैंने नवाज शरीफ साहब के सामने परफॉर्म किया तो मुझे वहाँ पे अवार्ड भी मिला। तो एक दिन हमारे साथ शहर मुल्तान में वो अताउल्लाह ईसा खेलवी को देखने के लिए गए। बड़ा शौक़ था, बड़े बड़े उसके गाने हिट थे। तो वहाँ उनसे मुलाकात भी हुई। मुलाकात होने के बाद उनसे हमने बात की कि मैं भी इस फील्ड में आना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करो, अताउल्लाह के बेटे का नाम है सामल। तो हमने उनके नाम से सामल संगत एक तंजीम बनाई। उस तंजीम को हमने ऑर्गेनाइज़ किया। तो उसके तहत फिर हमने बहुत से स्टेज प्रोग्राम शुरू किए। उसमें ये था कि मैं वन मैन शो करता था, कंपेयरिंग करता था, साथ में गाना गाता था। और चूँकि छोटे शहरों में लड़की की एंट्री नहीं होती थी, तो लड़की को इंटर करने के लिए हम लड़के को ही लड़की का गेटअप दे के उसमें परफॉर्म करवाते थे। क्योंकि छोटे शहरों में तंग नज़री होती है, अभी ये लड़कियाँ क्यों स्टेज पे आ गई। तो इस तरीके से छोटे छोटे स्टेज शुरू किए। ये मेरी फ़नी ज़िंदगी थी। तो सबसे पहले जो मैंने पैरोडी की ना, वो मुझे अच्छी तरह याद है कि ज़िया-उल हक़ साहब की मैंने पैरोडी की थी। वो ज़िया-उल हक़ साहब ऐसे था कि उनको मैं जब अखबार पढ़ता था उनके अंदाज़ में पढ़ता था। एक बार ऐसे दुकान पे खड़ा मैं वो अखबार पढ़ रहा था तो दुकान वाला हंसे जा रहा था ना, तो मुझे नहीं पता था पीछे मेरे अब्बू खड़े हैं। वो मेरे अब्बू को देख के हंस रहे थे। तो वो जब मुझे पीछे से चपेट पड़ी ना, तो मुझे मेरे अब्बू ने कहा कि तू हर वाले तमाशा ला के खड़ा हो जाए करना, यार ना किया कर, तू क्या करता रहता है। तो वो फिर मुझे पता चला कि मैं नकलें कर सकता हूँ। तो नकलें क्या की, मतलब कि उसे जैसे गली में अंडे वाला आ गया, गरम अंडे, तो आवाज़ वही निकाल देनी। चार पे बुनने वाले आते हैं, मंजीड़ वालो, तो मैं गली में ना वैसी आवाज़ें निकाल के निकल जाया करता था। तो मेरे अब्बू ने मेरा बड़ा निकलची है। तो यहाँ से मुझे अपने अंदर का पता चला कि मैं पिक कर सकता हूँ, मैं लोगों की पैरोडी कर सकता हूँ। तो ये मेरा फ़नी जो सफ़र था जो प्रोफेशनल तौर पे, तो मेरे गांव से शुरू हो गया था। लेकिन क्या हुआ, बदकिस्मती से मैंने शादी कर ली। किस्मती से, यानी कि ओवरऑल यही हाल है, सिर्फ हमारी आम आवाम ही नहीं, ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी यही सोचते। वो 91 में मैंने शादी कर ली। शादी करने के बाद बंदा पता है आपको फंस जाता है, बड़े हालात ऐसे आ जाते हैं कि आप टाइम पे करनी है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाने हुआ। लेकिन सपोर्ट भी मुझे बड़ा किया उन्होंने कि अगर मैं घर वहाँ पे छोटे छोटे शो करता था, मुझे तैयार करती थी, परफ्यूम लगा के भेजती थी, लेकिन ये भी कहती थी किसी कुड़ी वाला ना बेची। तो ये भी होता था। वाइफ तो वाइफ। हाँ, वाइफ है। तो फिर 98 में मैं लाहौर आ गया। जब मुझे ज़्यादा ही मेरे 7 साल शादी को हो गए थे तो मैं लाहौर आ गया। लाहौर आने के बाद फिर मैंने बाकायदा जब पीटीवी पे इंटर होने की कोशिश की तो यहाँ पे बड़ा मुश्किल था पीटीवी, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पीटीवी पे नहीं जा सकता था। एक ही चैनल था और चैनल के बाहर लाइन लगी होती थी लोगों की। तो वहाँ जाने के लिए फिर मैंने फ़ोटोग्राफी सीखी, मैंने तस्वीरें बनानी शुरू की, मैंने फिर शोबिज़ के पर्चे ज्वाइन किए, काफ़ी मैंने उसमें काम किया। तो फिर मेरी एंट्री एज ए फ़ोटोग्राफ़र पीटीवी में हो गई। अब जैसे मैं पीटीवी जाना शुरू हुआ, फिर मेरे ताल्लुकात बनने शुरू हुए। फिर मेरा जो सबसे पहला ड्रामा था वो आसिफ अली पोता साहब के साथ था, कांच के पर, ठीक है। उससे पहले फिर कांच के पर, मोम का चेहरा, ज़िंदगी, चल दौड़ भाग, सुखां, बेशुमार ड्रामे किए। उसके बाद एक सराइकी चैनल आया, कूक, पहले अपना चैनल आया, उस पर पहला सराइकी ड्रामा जो चला उसमें भी पहली बार विलन मैं था, सराइकी। उसके बाद विलन का रोल मैंने उस ड्रामे में किया था। तो उसके बाद फिर उसी में सराइकी चैनल आया, कूक टीवी। उसके लिए फिर मैंने प्रैंक शो शुरू किया। लोगों को तंग करते हैं, वो देखो वो हाथ लेते, वो मेरे साथ एक मुश्ताक सिंधी साहब होते थे, हम दोनों मिलके वसाया डिवाई ऑन दी रोड शो था वो, तो हम लोगों के साथ प्रैंक करते थे। वो 4 साल चला। उसके बाद फिर जियो पे एंट्री हो गई। फिर उसके बाद चल सो चल। अच्छा, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आपकी कामयाबी के पीछे कितना आपकी वाइफ का हाथ? मेरी कामयाबी के पीछे बहुत सी औरतों का हाथ है। मतलब बहुत सी और मैं देखे ना, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो उसमें मेरी लाजमी बात है, मेरे फ़ैन भी थे जिसमें लड़कियां भी थी, गर्लफ्रेंड्स भी होंगी। नहीं वो चीज़ नहीं थी, लेकिन फ़ैन बहुत थे। तो इस तरह होता था कि कहीं आप छुपा तो नहीं छुपा के मैंने क्या करना है। तो वो ऐसे था कि कई बार सोचा कि बहुत पहले लाहौर चला जाऊँ, फिर सोचता था अगर मैं चला गया ना, कुड़ियाँ ना की बनेगा पीछे। जो आपकी फैंस हैं उनका क्या होगा जो डेली देख। और यकीन करें इसी वजह से मैंने शायद वो शहर जल्दी नहीं छोड़ा। फिर शादी हो गई। शादी के बाद जो है 2 साल जो है मैं, यानी कि जब मैं 98 में आया हूँ, 2 साल मैंने अपने बच्चों को, जो बीवी बच्चों को मैंने अपने ससुराल में रखा। खुद मैं लाहौर रहता था। तो आपकी बीवी रह लेती थी आपके बगैर? मतलब कहती नहीं थी जानू दिल नहीं लगता? नहीं, वो तो सब कहती हैं, कहती भी थी। मतलब कहने का कि मेरा ससुराल यहाँ पे साथ ही है,
रायवेंड लाहौर से ज़्यादा फासला नहीं था, तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा मैं चला जाता था। लेकिन ये कि वो टेंशन वाली ज़िंदगी थी, क्योंकि जब तक बच्चे यहाँ पे ना हों, आपको खाना टाइम पे ना मिले, चीज़ें टाइम पे ना मिले, तो मसला बन जाता। तो मसला बना मेरे लिए। लेकिन फिर ये हो कि 2 साल बाद मैं उनको यहाँ पे ले आया, घर अपने ले लिया। तो फिर ये हुआ कि मेरी अगर मैं घर से निकलता हूँ, मेरी ड्रेसिंग का उसको पता होता है, इसने ये पहनना है, ये इसको परफ्यूम चाहिए, तैयार श्यार करके भेज वो पहले शुरू में स्टडी में बाहर निकालती है ना। हाँ, पहले शुरू में ये हुआ कि वो शक भी होता था कि आप निरमा के घर क्यों गए या आप मेघा के घर क्यों गए, क्योंकि फोटोग्राफर जो मैं बन गया था तो बड़े तो वो, बल्कि कई बार इस बात पे झगड़ा भी हुआ। यहाँ तक उसने कहा कि जी फोटोग्राफी हराम है, आप लड़कियों की तस्वीरें उतारते हैं तो एंड पे आपको असली बनानी पड़ेंगी, अल्लाह ताला मारेगा आपको, ये करेगा वो करेगा। डरावा था शायद, या डरावा था, या उसका अपना अंदर का डर था कोई। तो बहरहाल जब ये मोहम्मद अली साहब का इंतकाल हुआ तो उस दौरान को हमारी खूब झड़प हुई। उन्होंने कहा कहाँ गए थे, मैंने कहा जी मैं मोहम्मद अली साहब के जनाजे में गया था। उन्होंने कहा ये तो उन्होंने दफना के आए हो तुसी। मैं क्या मतलब है, कहने कि आप सुबह से निकले, रात को घर पहुँचे। मैं ख़बरें लिख रहा था ना उस वक्त, और सुबह मुझे 3 दिन बाद सैलरी मिलनी थी। यकीन करें वो मैं इतना तपा, मैंने वो ख़बरें पाड़ दी और कैमरा मैंने उठा के दीवार के साथ मारा। वो दिन आज का दिन मैंने फिर कैमरे को हाथ नहीं लगाया। आपने कहा बस अब मैं कैमरा नहीं उठाऊंगा, मेरी बेगम को पसंद नहीं है। कैमरे के सामने ही आ गया हूँ। अब वो जब मैं कैमरे के सामने हूँ तो अब बेशुमार लड़कियों के साथ मैं काम करता हूँ। सहमा के साथ भी मैंने काम किया, रीमा के साथ भी किया, मीरा के साथ भी किया, सबके साथ। तो मैंने कहा अब बताओ फिर क्या रिएक्शन था? अब रिएक्शन पता है इन्हें नहीं बाज आना। वो समझ गई हैं। तो पहले तो वेट होता था, यानी कि फ़ोन भी कर देती थी रात को 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे, आप पहुँचे नहीं। अब उन्हें पता है इसने जाना है, कोई पता नहीं किस टाइम है, 12 ताला मार जाना, तो जो मर्जी ताड़ी आओ। माशाल्लाह बड़े हो गए अब वो हिसाब। अच्छा, आपके बच्चों का क्या रिएक्शन है? मतलब हमारे फादर जो हैं वो इतने सारे गेटअप्स करते हैं, आप लेडीज़ का भी गेटअप करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? हाँ, गेटअप पे तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब ख़ास तौर पे मैं शीरी मज़ारी बनता हूँ ना, तो वो थोड़ा सा उनका चेहरा ना अजीब सा हो जाता है। पापा ये क्या आप, ये बल्कि कई बार उन्होंने मेरे कपड़े भी छुपा दिए कि आप ये शीरी मज़ारी। अच्छा, एक बहुत अच्छा वाक़या है इसमें। मैं शीरी मज़ारी बन के ना खड़ा हुआ था, तो जुगन काज़म बहुत बड़ी ATV पे आजकल कर रही हैं, तो वो खड़ी हुई थी। उन्होंने देखा मुझे, उन्होंने समझा शायद असली खड़ी हुई हैं। यकीन करें भाग के आगे उन्होंने मुझे कहा आप ही मुझे हक किया। जब मैंने कहा कैसी हो, वो ये तो बंदा है। तो तुड़की लगाई उसने। तो अब भी मुझे जब मिलती हैं कहीं मतलब चैनल पे, तो बेचारी नज़रें नहीं मिलाती मुझसे कि मैं गलती में। और ऐसा एक बार हुआ कि हम रोड पे शो कर रहे थे, तो लड़कियों की पूरी एक बस जिसमें स्कूल की बच्चियाँ थी वो आ गई, आके उन्होंने मुझसे सेल्फियाँ बनवाई हैं। जब मैं बोला हूँ तो सारी भागी डर के गए, तो बंदा है गाजे। यानी कि आप पहचानने नहीं जाता, बिल्कुल उन्हीं की तरह। ख़ास तौर पे उसकी, फिर इसहाक डार की, फिर शेख रशीद की, कुछ ऐसे गेटअप हैं जो पहचान नहीं जाते कि वाकई वैसे ही लगता। तो ये चलें, आप हमें कुछ दिखाएंगे गेटअप्स अपने डिफरेंट करके? कुछ डिफरेंट मशहूर पर्सनालिटीज़ के हम आपसे ज़रूर सुना। देखिए, वॉइस ओवर भी मेरी होती है काफ़ी जगह पे। तो जैसे अब आजकल हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, और मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। मैंने कौम से वादा किया था कि मैं पूरी कौम को रुलाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है पूरी कौम रो रही है। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैंने ये भी वादा किया था कि मैं कभी कर्जा नहीं मांगूंगा। अल्लाह का शुक्र है मैं कर्जा नहीं मांग रहा, अब मैं भीख मांगता हूँ। शेख साहब हमारे बड़े अच्छा करते हैं। देखिए जी, शेख ने कभी घर से नहीं खाया जी। जब भी शेख ने घर से खाया, हराम ही खाया, हमेशा फट्टों से, ढाबों से खाया है। शेख के पास लाल मफलर है, लाल हवेली है, बस एक लाल दुपट्टे वाली मिल जाए, सारे काम हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के दिलों में ये सवाल है कि शेख साहब ने अभी तक शादी क्यों नहीं की है, कन्ना चवज दे फिर देने। देखिए जी, शेख को बहुत से लोगों ने कहा शादी कर लें, लेकिन मैं नहीं चाहता शादी करूं। देखिए, बाद में बच्चे होंगे, बाद में झगड़ा करेंगे जायदाद के पीछे। शेख ने कुछ नहीं बनाया जी, तो इसलिए शादी के झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं रही शेख को, तो इसलिए मैंने शादी नहीं की। अच्छा, मुझे बताएं कि आजकल हरीम शाह आपके ऊपर बड़ी दीवानी हुई है आपकी, उसके बारे में क्या? देखें जी, ये हरीम शाह के बारे में जो लोग बात करते हैं वो सारे हरीम ज़ादे हैं। यकीन करें, हरीम से मेरी कोई चक्कर नहीं है। ये लोगों ने आजकल, आपको पता है, ऐप्स बनी हुई हैं जी, वो जो वीडियो लगती है। मैं तो उस दिन घर ही नहीं था जिस दिन की वीडियो बनी है। ये सब बकवास है। हरीम की बात में कोई ख़ास में इसको तवज्जो नहीं देता मैं। ये सब कहने ये फेक है, बिल्कुल फेक है जी। देखें, शेख की पेशगोइयाँ हमेशा सच साबित हुई हैं। शेख ने कहा था कि 2020 के बाद 2021 आएगा, देख लेना आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बहुत आपने अनोखी सी पेशगोई की। ऐसा ही होता है जी। अच्छा, मुझे अब आप कौन सी पर्सनालिटी से मिलाएं? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ
ट्रैक्टर ट्राली मेरे मतलब शीरी मजारी से बहुत से लोग कहते हैं कि खान साहब जो है लोगों को गंदे गंदे मैसेज करते हैं। यकीन करें मुझे तो आज तक नहीं किया। लोग कहते हैं कि खान साहब बड़ी आंखें भर भर के लोगों को देखते हैं। यकीन करें मुझे कभी उन्होंने आंख उठा के नहीं देखा, जब भी देखा टिकटकी बांध के ही देखा। वहीं पे उन्हें वो मिल गए ना ख्वाजा साहब, वो जो है आपको जो है पता जो है मैंने जो है बात की थी जो ट्रैक्टर ट्राली की, वो जो है मेरे घर के सामने जो है वो खड़ी रहती है ट्रैक्टर ट्राली, तो आपको घबराने की जो है जरूरत नहीं, जो है वो जो है। घबरा तो नहीं है हम आपका एकदम से सुन के। राणा सनाउल्लाह साहब हैं, तो उनसे बात किसी ने की कि आप पे हीरोइन का केस पड़ गया है। वो जो है ये जो बातें कर रहे हैं सब बकवास कर रहे हैं, मैंने कभी हीरोइन का हाथ तक नहीं पकड़ा, इन्होंने मेरे ऊपर हीरोइन डाल दी है जो है ऊपर ही रहना। वो भी इन्होंने 90 किलो की हीरोइन मेरे ऊपर डाल दी है। आप खुद सोचिए, मैं गरीब आदमी, मैं तो मूंछों से खोता नहीं उठा सकता, इन्होंने मेरे ऊपर इतनी सारी हीरोइन डाल दी है। तो जो है ये होना नहीं चाहिए। इल्जाम लगा दिया। ये जो आप बहुत मासूम हैं। नाम बदनाम तो ऐसे भी है वैसे भी सही, तो हम पे इल्ज़ाम ऐसे भी है तो ऐसे भी सही। जैसे मुन्नी बदनाम हुई वैसे इनको भी बदनाम कर दिया गया हीरोइन की वजह से। बिल्कुल। अच्छा, एक ना मेरा बड़ा अच्छा आइटम था ज़िंदगी में, आपने देखा होगा अक्सर ये मजमे में चीज़ें बेचते हैं, अब से आपने एंड तक सुनना। तो वो तरीकाकार क्या है कि अगर वो बंदा मजमा लगा के खड़ा हुआ है तो वो आपने सुनना है उसे, और एंड पे कोई आपने तबसरा करना है, ठीक है। अब देखिए वो बस में चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद उनका क्या तरीका करता है। लो जी मेहरबान कदरदान चंद मिनट बयान, 1 मिनट ध्यान, मेरी गल्लां करने यकीन, ना मैं डॉक्टर ना मैं हकीम, ना बेचेंगे ना वलजीन ना बेचेंगे एस्प्रीन। लो जी कहते हैं कि खंघ खंघ के थुक ते रेशे दे ढेरां दे ढेर ला दिते ना, आप सौंदा ना दूसरे सौन दिंदा, सारी रात टींचू टींचू कर दे लंघ जांदी गोली मेरी गोल गोल तकड़ी वट्टा है नहीं गोल। लो जी की लोहार की तरखान की राई की अवान की कराची मल्तान की लाहौरी को चवान गुजराती मर्तबान लैलपुर दे कसान खुश होकर मार जाने किराए दी दुकान है किराए दे मकान है नफा नुकसान है तेरी जान बान यानी भोले इंसान मंगे हर इंसान रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा मेरी जान कुछ वक्त दौरान ना तू हो परेशान आखिर जाना कब्रस्तान कोटा चमनते हैरान चौकीदार दार बान जानदार ते हवान ने एक बातें शैतान है दार मेहमान ताल मात्रे दमान तेनू टकरे दमान मैनू शहरी दमान तो औकात ते पछाण मैनू लगना शैतान दो अलड़े जवान एक दूसरे नू टान चाकू चूरी कर पाने गोली चल जान फिर हुंदा है चलान सीधे जेल विच जान रोटी दाल नाल खाण फिर पटते ने वांडरा वाले पिंडी दे पठान की जमीन आसमान पीली पत्ती वाला पान। लो जी तेरे उत्ते रहरू गए दुखां दे विच पैपू गए अपनी जान तो वड्डे सदमे जिंद अपनी ते सहसू गए तेरे दिल विच बहंदे बहंदे अपने जोड़ी बह भी गए काटा ही काटा काटा ही काटा। लो जी की महीने दी मिसाल की माइयां और लाल की कवाल सुरताल की औलाद की ख्याल की हराम की हलाल की सोनी माई वाल ही राजी दे कमाल कट बिजली तो बाल यानी थोड़ा इस्तेमाल ना तो कार हड़ताल में जगावा दे लाल रब देंदा है दाल लाल चौक ते सयाल ये नीलो ये कमाल के कसूर साई वाल सकरोड़ी खाने वाल। लो जी जिस तरह कहंगा करकुर लांगे मरना प्याते मरमुर लांगे कासा नु भी पाया कर तू चरना प्याते चरचुर लांगे अखां दे विच डोबले सानू तरना प्याते तरतुर लांगे ते इकमिक होण दा वादा कर तू सोहना वखरा करकुर लांगे ते बकरा छतरा जो आखेगा ऐद की ईद ते करकुर लांगे। लो जी के महीने दी मिसाल की माई और लाल की कवाल सुरताल की औलाद की ख्याल की हराम की हलाल की सोनी माई वाल ही राजिद कमाल की महीने दी मिसाल की तोबी की हजाम की गरम हमाम की पानते कवाम की बेबी गुलाम धन दौलत और नाम ये रंग भरे जंग ये खास और आम परी चरक गुलफाम खंगताब ते आराम चार चटनी ते जाम अज सुनती अवाम में तकने शरेआम मेरा सबने सलाम। लो जी पाईजन तोड़े वास्ते लेके आया अख फोड़ सुरमा ते दन तोड़ मंजन आया जी बिस्मिल्लाह जी। कदम मुझे कसम से गूज बम्स हो रहे हैं इनके जितने फ्लो में इन्होंने बोला है ना, हैरान हो गूज बम्स मतलब हैरानगी हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा हैरान हो गई हूँ मैं। कैसे मतलब ये आपने कैसे याद किया? याद नहीं होता, ये असल होते हैं तजर्बात। मेरी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसे तजर्बे आते हैं, मैं पिक करता हूँ ना, मैं देखता कितनी को आप टिकटिकी लगा के रखते हैं कि आपने ऐसा याद कर। मैंने आपको कहा कि जब मेरी गली में जब सब्जी वाला था मुझे उसका भी पता है वो कैसे बोलता है, उसके बाद अंडे वाला जब आता है मुझे ये भी पता है, उसके बाद जो मतलब पिक करना इसके आर्टिस्ट के ये अगर किसी ने कुछ एक्टर बनना है ना तो उसको चाहिए हीरो बनने के लिए ना निकले कि मैंने हीरोशिप अब ख़त्म हो गई है। देखें फिल्म ख़त्म हो गई, टीवी ड्रामा ख़त्म हो गया, अब सिर्फ जो दुनिया है मोबाइल के अंदर आ गई, ठीक है। देखें आप टिकटॉकर, अब एक जुल्करनैन के साथ मैंने एक कमर्शियल की तो मुझे लोग कह रहे हैं वो तू जुल्करनैन नाल काम किया, और मैं क्या भाई उन्हें मेरे नाल किया मैं उसका बाप बनाऊँ, यानी कि दो मिनट की एक मिनट की वीडियो बनाते हैं और सुपर हिट हो जाते हैं। और ये नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी में 30 32 साल हमने स्ट्रगल की है, ठीक है। अभी भी शक्ल में मुझे लोग नहीं पहचानते, अगर मैं गेटअप में हूँ तो मुझे लोग जुतियाँ मारते हैं। मनमोहन सिंह में बना, मेरे पीछे लोग इसी बारिश स्टूडियो में जुतियाँ लेकर भागे फिर रहे थे कि वो मनमोहन सिंह आ गया, ठीक है। तो उसमें उसका मज़ेदार था सोनिया जी वो बड़ा हिट हुआ। इसी तरीके से कि अब टिकटॉकर को आप एक आर्टिस्ट पर तरजीह देते हैं, ये मेरे ख्याल के गलत है। जो टिकटॉकर है ना उससे अगर आप कैमरे के सामने खड़े करेंगे ना, किसी 5 डायलॉग दे देंगे, आप ये बोल के दिखाएं, वहाँ पे पता चलता है कि एक्टिंग में और ये 1 मिनट के क्लिक में कितना फ़र्क है।
जब हम टिकटॉक बना रहे होते हैं तो हम किसी की आवाज़ के ऊपर कर रहे होते हैं, लेकिन इन्होंने जो स्ट्रगल किया वो अपनी आवाज़ के किया है, बहुत ज़्यादा फिर स्ट्रगल। हमें जो स्क्रिप्ट दिया जाता है हमने वो बोलना है, ठीक है ना। हमने पे को पर नहीं कहना, जो लिखा गया वो पढ़ना है। ये अब आप देख लें स्टेज पे जो कुछ हो रहा है, देखिए ना, माँ बहन की उसमें बात चलती है, उसमें जुगतें चलती हैं। अल्लाह ताला ने सबसे खूबसूरत चीज़ इंसान को एक चेहरा बनाया उसका, उस चेहरे पर के ऊपर जुगते लगा रहे हैं। तेरा मुंह है जो खोता ट्रक से बच जाए, और तेरा मुंह इतना, तेरा मुंह इतना। मैं कहता हूँ देखें, हंसाना बहुत बड़ी इबादत है किसी को, ठीक है ना। हाँ नहीं देखिए, नहीं बात ये कहने की, देखें रब ने सबसे खूबसूरत इंसान के जिस्म में चेहरा बनाया है। चेहरे से ही लोग पहचाने जाते हैं, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है। जब आप उस चेहरे को ही बिगाड़ देंगे, आप घर में अपने बच्चों को कहेंगे की मुँह तेरा जी पुराना लोटा होता है, वो ये बातें, ये देखें, मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला, लहरी, बहुत से सुपरस्टार गुजरे हैं जो कि लेजेंड थे जिन्होंने काम किया, लेकिन कभी उन्होंने किसी के चेहरे पर ये इस तरह की जुगतें नहीं लगाई, ठीक है। अब जो है मैं इससे थोड़ा सा परेशान हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। अच्छा अब देखें, हम लोग एक्टिंग करके उतनी अमाउंट नहीं ले रहे जितने ये जुगतें लगाने वाले, जिन्हें हम स्टेज पे देखने नहीं चाहते थे। यकीन करें कि मुझे अरसा हो गया, मैंने आखिरी स्टेज मैंने टीवी वहाँ पे देखा था शर्तिया मीठे, ये मैं करता था, मैंने वहाँ पे लकीरें निकाली थी। मैंने कहा जो माँ बहन की गालियाँ देते हैं, मैं यहाँ पे स्टेज नहीं कर सकता। मेरा लास्ट स्टेज था मेरे ख्याल है कि आज से 8 साल पहले, उसके बाद मैंने इस किस्म का स्टेज नहीं किया। तो हम लोगों को क्या बता रहे हैं, हर चैनल पे वही पंड बैठे हैं, ठीक है, वही बातें हो रही हैं जो हर चैनल पे चल रही हैं, जो हम स्टेज पे नहीं देखना चाहते थे वो आज घर घर में हो रही हैं। बस मैं चाहता हूँ कि कॉमेडी हो, अच्छी हो, साफ़ सुथरी हो, इस तरह की ना हो कि मुँह तेरा जो पुरानी नाशपाती होती। बताओ, अच्छा अगर लोग मुंह पे झुकते ना माने तो कैसे झुकते माने? और भी देखें, और भी लफ्ज़ हैं, बेशुमार बातें। तरीका बता दें थोड़ा सा। आपको बताता हूँ, देखिए एक पठान ने रोक लिया एक बंदे को, कहता है, वो खड़ा हुआ था, उसने पूछा भाई साहब ये बताएं मैंने यहाँ से जाना है अपना भाटी, तो कितने नंबर की बस जाएगी? कहता है 13 रुपये बताता है, या वो दुआ दरे सलोर पिंजू अशपक। कहता की अशपक फशपक, बकवास नहीं करो, पहले अपना गिनती गिनेगा फिर तुम्हारा गिनेगा। या वो दुआ दरे सलोर पिंजू अशपक, 6 नंबर का कटी जाएगा। यार 6 नंबर ना मिली थे तो फिर ऐसा करो तुम 3-3 नंबर का 2 पकड़ लो। हंसी आई ना। अगर इन बातों पे हंसी आ सकती है तो खाली मुंह ते क्यों तुम करते हो? अल्लाह ताला ने नूर पैदा किया, बंदे के चेहरे पे आप बातें कर रहे हैं। अच्छा आप किसी एक्टर की भी पैरोडी कर लेते हैं, वो भी हम थोड़ा सा करके बताइए। जी मैं शुरू ही इनको देख के हुआ था, रंगीला साहब थे, मुस्तफा कुरैशी, सुल्तान रही, ये सब कुछ। सुल्तान रही से करेंगे। ओए मेरी भैन दा दुपट्टा वापस कर दे ओए, नहीं तो मैं दुपट्टा दुकान तो ले लांगा। मुस्तफा कुरैशी। अब देखें ना, अब महंगाई का दौर आ गया, तो वो एक सुल्तान रही की बहन घर से निकली, उसने आवाज़ दी आके, वीरा। अब सुल्तान रही को 20-25 किलोमीटर वो अपना खेत में खड़ा होता है, घोड़ा उसने दौड़ाया, भागा गया की गल पैना वीरा अरसा हो गया मूँह ने मिर्चां दा ज़ायका नहीं चखिया कि तो थोड़ियां जी मिर्चां लिया दे। ऐ की सवाल कर दिता ही पैना, और मेरी जान मंगनियों कट के तेली ते रख दिंदा, मिर्चां कित्थों ले आवां। इतने में मुस्तफा कुरैशी साहब की इंटरव्यू की, कहंदे मर जानिया सुनिया तुहाडे घर मिर्चां शिरचां आ रही ने ना, मेरे हुंदियां तुहाडे घर मिर्चां नहीं आणगियां, जे तुहाडे घर मिर्चां आईयां ते फिर मैं तुहाडे ते टैक्स लवा देंगा, ते फिर तुहाडी विसाखी विचों नूरी नत दी नहीं। मिर्चां टैक्स दी आवाज़ आएगी। तो इतने में रंगीला आ गया, ओए पागल दिए पुत्रे बेबे की करन रही है, ओए की तुहाडे घर मिर्चां। सुल्तान रही कहंगा खुदा दा वास्ता टैक्स वाले उन्होंने कही अज मिर्चां ते टैक्स लगेगा, कल जुत्तियां ते लगेगा, तो करदे पूरा माशरा टैक्स बन जाएगा। तो जो किसी घर बच्चा जमन लगा, टैक्स वाले पहले आ जाएंगे कि बच्चा टैक्स दो, नहीं तो बच्चा नहीं जमन देंगे। चलिए नाज़रीन, अब हम आपको मिलाते हैं डोनाल्ड ट्रंप से और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने जब व्हाइट हाउस छोड़ा था तो उनके क्या तासुरात थे। और देखो निखे जी मुँह वाली एक कुड़ी है, मैं तेन की दसा, जिस वाले मैं व्हाइट हाउस चढ़िया मेरा दिल नहीं सी कर रहा और चढ़न नूं। मैं 2-3 बारी अंदर गया, कदी क्या मैं जुत्ती पोल आया, कदी मैं उन्होंने आख्या मैं चार्जर पोल आया, कदी मैं आख्या मेरे नाला पौनी उत्थे रह गई है। उन्होंने किया ये तो कोई तमाशा ही बन गया। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड भेजे, उन्होंने चुक के मैंने इंज सुटिया जिवें गटर का डक्का छुड़ते हैं। तो मैं जिस वेले व्हाइट हाउस से निकलिया मैं बड़े काम खराब करके आया।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇ ਕੀਤਾ? ਕੇਬਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਟਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸੈੱਲ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨੀਲੀਆ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਹੋ। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲਾਲ ਰਹਿੰਦਾ है? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਬੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬੇਗਮ ਕੋਲ। अच्छा जब आपकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी मलिका बरतानिया, ज़रा हमें बताएं आपके तब क्या तासुरात? ਹਾਂ ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁਝੇ क्यों निकाला मुझे क्यों निकाला मुझे क्यों निकाला। ਤੇ मैंने पूछा तू किवें आया है, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਠੇ ਟੱਪ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ठंड ठंड लग रही? ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ 80-90 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਤੂੰ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਦਾ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚੀ। अच्छा तारिक शेख साहब, आपने इतने सारे करेक्टर्स किए हैं, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ को आपने कॉपी किया है, तो आप हमें कोई ऐसा करेक्टर मतलब 3-4 दिखा दें जिनमें आप हमेशा रहना चाहते हो, आपके फेवरेट वन। बात यह है कि सबसे पहले नाम क्या है आपका? पकीज़ा। हाँ पाकीज़ा। बात यह है कि मैं जो कुछ मैं ये कर रहा हूँ ना, मैं ये करने नहीं आया था, मैं करने आया था ट्रेजिडी। मैं पापा अलाउद्दीन वाले आगा तालिश वाले रोल करने के लिए आया था, चूँकि यहाँ का माहौल इस किस्म का था कि किसी भी नए एक्टर को वो इस तरह का अच्छा बहुत से लोग घर से हीरो बनने के लिए आते हैं। तो आपके दिल में नहीं ख्याल आया कि मैं भी हीरो बन सकता हूँ, मेरे बाल जो हैं वो सैफ अली खान जैसे लगते हैं तो मैं भी वैसा स्टार बन? नहीं, बाल छाल तो ऐसे नहीं थे मेरे, मुंह मेरा सूखे छुहारे जैसा था, ये मोटा हो गया। दूसरा ये कि हाँ, तो मैं ये सोच अभी के आपने कहा था कि मुंह के बारे में कुछ नहीं कहते, अब आप खुद मैं अपनी सेहत के बारे में बता रहा हूँ कि बाकी मैं ऐसा ही था कि बिल्कुल दुबला पतला सा। जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे जहन में कभी भी ये नहीं आया था कि मैंने हीरो बनना है। क्यों कि आज भी अगर मैं किसी ड्रामे में काम करता हूँ मुझसे लव सीन नहीं होता, यकीन नहीं करें। क्यों हंसी निकल जाती है आपकी मेरी? मैंने वही वो जो हैदर नियाजी की बात हो रही थी उसमें ना मैंने एक वो किया था, और मैंने 100 बारी उन्हें दसिया, कहता है तू कभी प्यार नहीं किया। मैं कही यार ये किस तरह होता है, मुझसे नहीं होता। मेरा वो अलग बात है कि मैं करना चाहता था करेक्टर एक्टर, मैं चाहता था ट्रेजिडी करूं। यकीन करें मेरा फेवरेट करेक्टर ये है कि मेरे रोने धोने वाले रोल हों, क्योंकि मैं हाँ मैं असली आंसू निकाल लेता हूँ अक्सर। ये हुआ असली आंसू? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं आपको जब मैं 9th क्लास में था तब मैंने किया था सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी। तो उसमें मेरा जो रोल था ना, उसमें एक जगह में मुझे वो ज़ख्मी कर देते हैं और मैं मैदान जंग से दूर मुझे एक मेरा जो करिंदा ले जाता है। तो जब मेरी आँख खुलती है तो आँख खुलने पर मेरे जो डायलॉग थे उसमें मुझे असली रोना था। तो ये था कि वो पूछता है बख्तियार हम कहाँ हैं? हजूर आप मैदान जंग से बहुत दूर एक पुरफ़ज़ा में कांप रहे हैं, हम यहाँ कैसे पहुँचे? अरे हमारे लिए तो ये ज़रूरी था कि हम मैदान जंग में काम आते, ये तुमने बहुत गलत किया। बख्तियार पृथ्वीराज याद रखो, जब तक हम तुझे अबरतनाक शिकस्त नहीं देंगे हम हार नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। मतलब कि उस वक्त मुझे रोना, अभी भी आंसू आ गए आप क्या कि मैं कोई स्टेज पे दर्द भरा शेर भी सुनाता था ना तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। तो वजह से कुछ इश्क था, अब आंसू देखना, कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। मैं कितना जिंदा आदमी था, एक शख्स ने मुझको मार दिया। अकल के सोग मार देते हैं, इश्क के रोग मार देते हैं, आप तो कोई नहीं मरता, दूसरे लोग मार देते हैं। आपने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, रोने की कसम से मैं भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी, बहुत डीप चली गई थी और रोने वाली थी, बस बच गई। ये ना रोई, जे तू रो पई तो मैं फिर रो पाऊंगा, ना रोई। नहीं तुसी नहीं रोना। और हमने इनकी एक्टिंग तो देख ली। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी ये जो एक्टिंग थी रोने वाली, इस एक्टिंग से तो आपकी वाइफ बड़ी इजीली मान जाती होगी, आप किसी को भी उधार लेने पे भी मना सकते हैं। नहीं ये बात नहीं है, किस्मत की बात यह है कि मुझे जो बीवी मिली है वो आज तक नाराज़ ही नहीं हुई, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरा रोने वाला काम ये जो है ना, मैंने एक दिलीप कुमार का एक जो जुमला सुना था, उसने कहा था कि रोना उस वक्त आता है जब आप फीलिंग करो, अगर आपकी वालदा मरी हुई है और आप उसके ऊपर वो सीन कर रहे हो कि आपकी माँ मर गई है, जब तक आप ये फील नहीं करोगे कि मेरी वाकई माँ मर गई है और ये मेरी ही माँ है, तो तब आपको रोना आएगा। अगर कहोगे कि एक लाश पड़ी है, अगर उस पर रोना चाहेंगे तो नहीं रो सकते। आप जो करेक्टर कर रहे हो आप फील करोगे कि ये मेरे साथ बीत रही है,
तो फिर आपको रोना आएगा। अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं यार डायलॉग बोलो और चले जाओ, तो उसमें आप ग्लाइसिन यूज़ करेंगे या आप कहेंगे मुझे वो अच्छा, ये जो ड्रामा फिल्मों में रोते हैं, ये मतलब सच्ची मुच्ची रोते हैं? नहीं, इसमें मोहम्मद अली साहब रोते थे, उनका नेचुरल था रोना। बाद में ये था कि ग्लाइसिन का इस्तेमाल, जो चमक रही होती है ना, आप जितने आंसू चमकते हुए देखेंगे वो ग्लाइसिन यूज़ होती है, या विक्स होती है जो हम बाम जैसे गले में सर पे लगाते हैं, वो थोड़ी सी आप इधर लगाएं। अच्छा, अभी आपने जैसे कहा कि मैं ये जो है मजबूरी में कर रहा हूँ, तो क्या आप अल्लाह ताला के फैसलों से खुश नहीं हैं? नहीं, देखिए मैं खुश हूँ। देखें, हंसाना सबसे बड़ी नेकी है। तो मेरे उस्ताद की जगह थे आसिफ अली पोता साहब, जब मैं उनके सामने जाता था तो मुझे यही कहते थे, यार तारिक तुम ये गुस्से में रोते हुए अच्छे नहीं लगते, तुम हंसते रहा करो, क्योंकि तुम हंसोगे, लोग हंसेंगे तो नेकियां तुम्हारे हिस्से में आएंगी। लेकिन आप वो उस बात पे हंसाएं जो अच्छी हो, ये ना हो कि उसमें आपको गुनाह भी मिलता रहे, आपको आपके साथ अजाब भी हो। अच्छी बात करें, अच्छी बात करके लोगों को हंसाएं। जैसे ये जुगते मारते हैं, जुगते हो सकता है अल्लाह उन्हें भी जन्नत दे दे, कोई जन्नत तो बहुत बड़ी है, तो नहीं कि उसके जगह नहीं है। अल्लाह ताला उनको भी, सब में कहता हूँ अल्लाह सबकी बख्शिश करे। लेकिन ये होता है कि हंसाने वाले को जो है ना, उसे देखो ना, अब मैं गली में जा रहा हूँ, यकीन करें छोटे छोटे बच्चे वो मोटे बात सुन बैठ जा, उनके पास बैठ जाता हूँ, उनको हंसाता हूँ। तो जब वो फूल हंसते हैं छोटे छोटे, तो कायनात रब कितना खुश होता होगा। बस मैं ये सोच के फिर लगा हूँ। फिर दूसरा ये कि ये जो मैं सोच के आया था वो काम ख़त्म हो गया ना, फिल्म ख़त्म हो गई, ड्रामा सारा कराची चला गया, लाहौर में इक्का दुक्का ड्रामे बन रहे हैं। फिर जो कराची से कास्ट आती है ना, एक सीरियल आ गई, उसमें वो मेन कास्ट करके आते हैं, यहाँ पे वो लेते हैं स्पोर्टिंग के। मुझे जब भी बुलाते हैं, डॉक्टर का रोल है डॉक्टर तारिक को बुला लो, वकील का रोल है डॉक्टर तारिक को बुला लो, मैनेजर का रोल है डॉक्टर तारिक को बुला लो, जज का रोल है डॉक्टर तारिक को बुला। यानी कि वो मेरे ऊपर एक छाप लग गई थी कि ये सिर्फ इसको ये कुर्सी पे बैठा हुआ टाई पैंट किए वो उसमें अच्छा लगता है। और मम्मी डैडी रोल, यकीन करें झूमर फिल्म की शूट करके मैं निकला, तो मैं उसमें वकील का रोल था, मैं इसी तरह टाई शाई पाई, उस दिन मैंने 5000 रुपया मिला सी। तो सुबह रोज़े थे, तो मैं जैसे ही स्टॉप पे उतरा हूँ, गली में गया हूँ, किसी बंदे ने सोच लिया कि यार ये पैसे कमा के आया। बस यकीन करें उन्होंने आके मुझे घेरा है, मेरा मोबाइल भी छीन लिया, 5000 भी ले गए। मैंने कहा यार सुबह पहला रोज़ा है, तेरी मेहरबानी, मेरे पास यही पैसे हैं, के अंदर ले, ऐसी रोज़ा नहीं रखना। मतलब आपका उस दिन वो पूरा रोज़े मैंने कैसे गुजारे मुझे अच्छी तरह याद है कि 2006 की बात है कि वो 5000 रुपया मेरे पूरे महीने के लिए था, तो मेरा 5000 रुपया ले गए। अब तक मुझे एहसास होता है कि यार वो कौन थे, कैसे थे, क्या थे वो, जो जिनको मैंने कहा यार सुबह रोज़ा शुरू हो जाएगा। जब पहली बार आप इस फील्ड में आए तो आपका पहला मुआवजा क्या था, और जब आपको मिला तो आपकी क्या फीलिंग थी? बात यह है कि जब मैं वैसे अपनी ज़िंदगी अगर बताऊँ तो तीसरी जमात में था, तो मैंने मेडिकल स्टोर पे नौकरी की थी, तो मुझे पहला मुआवजा मिला था 150 रुपया, ठीक है, एक महीने का। मेडिकल स्टोर में भी काम किया है, कितने गुराज खुलने यहाँ पे? ना मैंने, चूँकि बच्चे ज़्यादा थे, अब्बू से पैसे मांगते थे, तो मैं नहीं मांगता था ना, तो मैंने वो काम शुरू किया। तो 150 रुपया मुझे पहला मुआवजा मिला, तो मैंने 50 रुपये अपने पास रखे, 100 अम्मी को देता था। ऐसे करते करते यही हिसाब हुआ। फिर जब मैं यहाँ लाहौर में आया हूँ, तो मुझे पहला जो मुआवजा था फिल्म में वो मिला था 200 रुपया। और सबसे पहले मैंने इस्लामाबाद सेंटर से जो काम किया था उसका मुझे 250 रुपये चेक मिला था 1995 में। तो आपकी क्या फीलिंग थी तब? बस वो मैंने चेक संभाल के रखा हुआ है, फीलिंग क्या थी। मुझे बताएंगे कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा मौका आया कि आपने सोचा हो कि नहीं इस फील्ड को छोड़ दूँ, अब आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसमें कोई मेरा फ्यूचर नहीं है? हाँ, ऐसा आया ख्याल जब ये कोरोना शुरू हुआ था, तो फिल्म इंडस्ट्री तकरीबन बंद हो गई थी, लोग यहाँ से बहुत से लोग माइग्रेट कर गए। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि बाहर रेडियाँ लगा के खड़े हुए थे, आर्टिस्ट। तो मैंने भी एक फ़ैसला लिया, मैं वापस गाँव चला गया। तो 1 साल मैंने वहाँ पे अपना क्लिनिक रन किया। तो लेकिन चूँकि अंदर का फनकार तो नहीं बैठने देता ना, तो तब पता चला यार नहीं तूने अच्छा नहीं किया। तो फिर वो बेच बाच के वापस उसी फील्ड में आ गया। अल्लाह का शुक्र है अब 2 चैनल्स पे कर रहा हूँ, और बल्कि 3 चैनल हैं जिसमें मेरा ऑन ईयर है प्रोग्राम। तो चैनल्स के नाम अगर कहें तो मैं 7 न्यूज़ पे भी चल रहा है मेरा, PNN पे भी चल रहा है, और 24 न्यूज़ पे भी चल रहा है। तो ये गेटअप के हवाले से ही चल रहा है, और बाकी जो मैं चाहता हूँ वो मुझे काम नहीं मिल रहा बस। तो आप क्या चाहते हैं कि आपको कौन सा काम मिले? नहीं, इसमें जिसमें तारिक की पहचान बने, यार ये तारिक है। मतलब आप गेटअप्स नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आपको इसी पर्सनैलिटी? ये नहीं कि यार ये शेखर रशीदी बन सकता है, यार ये तो सिर्फ पैरोडी कर सकता है, ये नहीं। क्योंकि देखिए आजमाने से ही होता है, जब तक आपको काम मिलेगा नहीं उस तरह का तो आप क्या करोगे।
तो वो जो भी देखता है, जहाँ भी जाते हैं, कहते नहीं इसको ये गेटअप दे दो। सबसे पहला मेरा ड्रामा था मोम का चेहरा, जो जिसमें मेरा कुछ 14 एपिसोड में काम था, और उसमें भी उन्होंने सब मुझे दाढ़ी लगा के और वो लगा के पठान बना दिया। वो भी मुझे बताना पड़ता था यार वो ज़मीम खान जो है मैं हूँ। यानी कि वो शुरू से ही लोगों ने, पता नहीं मेरा मुंह ऐसा था, उन्होंने कहा इसको कुछ ना कुछ बना दे। तो वो मसला है। अब अच्छा कोई किसी की नज़र पड़े इस चेहरे पे तो शायद, मुझे लगता है आपके मुंह पे ना मेकअप ज़्यादा जचता है, इसलिए शायद आप शायद यही वजह, Corrector ये वजह। फिर उसे पता है ना ये कर लेगा। कई बार ऐसे करेक्टर आ जाते हैं जो देख के वो कहते हैं यार किससे कराएं। हाँ तारिक, बाकी रहा सहाय रह जाता, अभी तारिक से करवा लें, कर लेगा। भाई कैसे कर लेगा? वो कर लेगा यार, उन्होंने दियो तुसी तो उनको आप पे कॉन्फिडेंस है कि आप कर हाँ। तो वो फिर वो मुझे दिखाते हैं, क्लिप्स वगैरह दिखाते हैं। पहले तो मैं कोशिश करता हूँ जान छुड़वाने की, लेकिन अच्छा, ये आप मतलब सीखते हैं या आपके एक बार देखने से आपको आ जाता है, कोई मुश्किल नहीं? नहीं, ये सीखने से कभी कोई काम नहीं आता। ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है। देखें गले में जिस तरह सारे गामा पादनीसा है ना, इसी तरह गले के भी सुर होते हैं। आपने कहाँ से, अब लोगों ने कहा अताउल्ला यहाँ से गाता है, कमीज तेरी काली मैडम पहचान एक तेरा प्यार, मतलब कि ये सुर हैं, ठीक है। वो कोई कहीं से पकड़ता है। कई लोगों की आदत होती है इनसे बोलने की। जब आप वो उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं आपके गले के ऊपर, पता है भी इस तरह बोल रहा है, तो ट्राई करें, आपको आ जाएगा ये। बहुत से नए लड़के मेरे पास आते हैं कि जी मैं काम, ये मैंने ऑफिस इसलिए बनाया हुआ है कि नए लड़कों को प्रमोट कर रहा हूँ, लड़कियाँ नहीं, क्योंकि लड़के जो होते हैं ना उनमें थोड़ी सी वफा होती है कि वो बंदे साथ चलते हैं। तो लड़कों को मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यार आप आईना देख के, शीशा देख के ना हो कि मैं बड़ा सोना हूँ, मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, एक्टर बन जाऊँगा। आपके अंदर अगर टैलेंट है, अगर कोई चीज़ है, तब आप बार कदम रखें। बहुत से लड़के ऐसे आते हैं जो बेचारे किसी को लाख रुपया खिला के, किसी को 2 लाख खिला दिया कुछ, और बाद में पता लगता है वो किसी होटल पर नौकरी कर रहे होते हैं। तो अगर रब ने आपके अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट दिया है तो टैलेंट रुकेगा नहीं। शक्ल देख के आ जाना भाई ये मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरी आंखें बहुत प्यारी हैं तो मैं बन जाऊँगा, वो ये नहीं होता। अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए जिससे कोई ना कोई टैलेंट होगा, टैलेंट बोलता है। अच्छा, आपकी ज़िंदगी की कोई ऐसी हसरत, कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हुई और आप चाहते हैं कि पूरी हो? नहीं, वो तो है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कम निकले। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र मैं इस बात पे अदा करता हूँ कि मैंने जो उससे मांगा मुझे मिल गया। मैंने डॉक्टरी की, मैंने शादी अपनी पसंद की, मेरे बच्चे अल्लाह ने मुझे दिए, 2 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह, बेटी है, मेरी फैमिली कंप्लीट है। दूसरा है बस थोड़ा सा गिला शिकवा होता है अपने भाइयों से, अपने इलाके के लोगों से जो रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं बताऊं कि मुझे हर जगह से अवार्ड मिला है, मैंने अवार्ड्स लिए हैं, असनाद मुझे मिली हैं, लेकिन मुझे अपने शहर वालों से थोड़ा सा गिला है कि उन्होंने कभी आज तक मेरी ये खबर नहीं लगाई कि यार ये हमारे शहर का नाम रोशन कर रहा है, ये करोड़ पक्का से है, इसने देखो ये रिकॉर्ड कैम किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड है जितने मैंने गेटअप किए हैं, कि इतना गेटअप मेरे ख्याल पाकिस्तान में मोइन अख्तर के बाद किसी का भी नहीं है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा गिला अपने शहर वालों से, ये अपने बहनों भाइयों से हैं जो याद नहीं करते। अब मुझे नहीं याद हो कि मेरे भाइयों ने मुझे कब फ़ोन किया, मतलब कभी खैरियत का नहीं हाल पूछा उन्होंने भी, किस हाल में तो है। बस लोगों को ये कह देते हैं कि साडा पर आज ही होते काम कर दे, हमारा भाई एक्टर है, हमारा ये है। लेकिन कभी मुझे ये हसरत होती है यार, कभी तो फ़ोन आए उनका कि यार कैसे हो तुम, ठीक हो? कहीं आपके अफसरदा रहने की वजह ये तो नहीं? शायद मैं इन्हीं रिश्तों तो आपको इतनी जल्दी आंसू? बस शायद मैं इसी वजह से टूटा हूँ अंदर से। मुझे भी मतलब ये होता है कि वो मुझे फ़ोन करके पूछें यार किस हाल में हो, बस ये रहता है। चलें, आपने अपनी आंसुओं की वजह तो हमें बता दी है, अब आप हमें कोई अपनी ज़िंदगी का ऐसा लम्हा बताएं जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हुए हों। खुशी वही जब अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाजा। 4-5 साल हमारे यहाँ औलाद नहीं हुई, अल्लाह ने फिर बच्चे दिए, फिर बेटी की शादी की, फिर बेटी को अल्लाह ने 2-3 साल बच्चे नहीं दिए, तो अब अल्लाह ने मुझे नाना बनाया है, नवासी है मेरी। बस उसको देखता हूँ, खुश होता हूँ। और इसी तरह जब कभी अपने मिल जाते हैं। अब आप कुछ मैसेज दे दें अपने फैंस को जो ओवरऑल दुनिया में आपको देखते हैं और आपको बहुत चाहते हैं। बस यही है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे खुश रखें सबको, दिल में कदूरते ना रखें, मुनाफकत ना करें, जैसे अंदर से हैं वैसे ऊपर से नज़र आएँ। क्योंकि हमारे इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है।
आपका जो ज़ाहिर है वही बातन होना चाहिए। किसी के साथ दगाबाजी ना करें, किसी का हक ना खाएं। कोशिश करें कि खुशियाँ बांटें, खुशियाँ बांट के जाए, ताकि जब आप चले जाएं, कहते ना कि दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोण, दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोण, जिंदा रवे तो दुनिया हंसे, मर जावे तो रोण। कि आपके जाने के बाद लोग कहें कि यार ये बंदा अच्छा था। बस ये मेरा मैसेज है। जहाँ तक पहुँचे खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आज का एक्स्ट्रा हम तारिक साहब से लेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हों तो आपने इस चैनल को पसंद करना है, बेल आइकॉन को दबाना है और सब्सक्राइब भी करना है। मैं आपका इन बातों का मुंतज़र रहूँगा कि आपने क्या किया कि नहीं किया। तो मेरे पाकिस्तानियों समझो कुछ, और जब ये दांत निकालती है तो आपने इनके लिए जिन टॉनिक भेजना है ताकि दांत खूबसूरत नज़र आए, लेकिन वो भी महंगा हो गया। नहीं, मैं उसके बगैर भी बहुत अच्छी स्माइल करती हूँ। खैर, इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। बाय बाय।